हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका केके सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केके मैथमेटिक्स में। आज फिर से मैं आपके सेवा में हाजिर हूं नए टॉपिक के साथ में। उस टॉपिक का नाम द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। तो सबसे पहले आप टॉपिक का हेडिंग दीजिए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। गिव द हेडिंग, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब इस बेसिक टॉपिक में आपको जानना है सबसे पहले कि लिमिट के साथ किस तरह से, यदि आपका एडिशन कहीं गिवन होगा और कहीं सबट्रैक्शन गिवन होगा, कहीं डिवीजन गिवन होगा, कहीं मल्टीप्लिकेशन गिवन होगा, कहीं आपका फंक्शन लॉग के साथ होगा, कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में होगा, तो लिमिट का क्या बिहेव होता है, कैसे उसको अपन टैकल करते हैं, ये जानना आपको इस टॉपिक में है। तो सबसे पहले एक बात आपको ये जानने से पहले है कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन होगा वो सबसे पहले फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मैंने लेटेस्ट एज्यूम कि आपके सामने दो फंक्शन है, मैंने मान लिया, लेट कर रहा हूं, तो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x एंड सेकेंड फंक्शन मान रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x मैंने मान लिया, और दोनों फंक्शन मैंने मान लिया कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप उसमें लिख दीजिएगा लेट द फंक्शन दिस इज इक्वल टू, यदि आप चाहें तो इसको आप l मान लीजिए और इसको चाहें तो आप m मान लीजिए, l और m आप इसमें मान लीजिए, और यहां पे लिख दीजिएगा इफ m एंड l या l एंड m एग्जिस्ट, l एंड m ये दोनों फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब एक बात समझिए कि जब दोनों फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तब जाके इसको अलजेब्रा में और भी क्या क्या कर सकते हैं। देन नंबर वन, यदि आपके सामने लिमिट x टेंडिंग टू a मिल गया, x टेंडिंग टू a मिल गया, और फंक्शन दो है आपके पास a प्लस जी में लिख रहा हूं, यानी कहने का मतलब f ऑफ x प्लस g ऑफ x है, तो आपको बिल्कुल भी इस तरह के फंक्शन, क्योंकि a प्लस जी तो मैंने लिखा, प्लस माइनस भी आप दे सकते हैं, x को भी मैंने लिख दिया, यानी इसका कहने का मतलब कि इसको आप इंडिविजुअलाइज करके लिख सकते हैं जब एडिशन में आया तो दैट इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, इस तरह से बन जाएगा। नंबर वन रूल। नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब प्लस और माइनस दोनों इसी में आ गया। अब मैं सेकंड में आ रहा हूं कि जब लिमिट x टेंडिंग टू a और फंक्शन आपको यहां पे दोनों मल्टीप्लाई में f इंटू जी मैंने लिख दिया और x लिख दिया, तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन में भी हुआ तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से दोनों फंक्शन में लिमिट अप्लाई करके अपन इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट वन, डिवीजन की भी बात मैं करूं तो लिमिट x टेंडिंग टू a और फंक्शन है आपका f अपॉन g ऑफ x है, इस तरह से। अब एक बात, यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन जरूर आएगा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होनी चाहिए, तो क्या बनेगा बताइए मुझे। लिमिट x टेंडिंग टू a फंक्शन f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू a और ये क्या हो जाएगा, g ऑफ x ऐसा। बट एक बात ध्यान रखिए कि लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, यानी कहने का मतलब डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। एक बात आपको यहां पे जरूरी से जरूरी आपको एक बात ध्यान रखना है। अब इतना ही नहीं, नंबर फोर, यदि मैं अलजेब्रा देख रहा हूं, यदि आपको इस तरह से आया x टेंडिंग टू a और k इंटू f ऑफ x आया, ऐसा है, तो भी आपको इसमें बहुत सिंपली आपको क्या करना है, आप एक लॉजिक समझिए। पहले अलजेब्रा के लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं। चाहे कांस्टेंट हो या लॉग हो या ई रेज़ टू समथिंग हो या कैसा भी हो, आपको एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी लिमिट अप्लाई कहां पे होगा, जहां पे टेंडिंग टू यदि x है तो x के साथ में चला जाता है, यानी फंक्शन जहां पे भी है वहां पे लिमिट घुस के वहां पे यूज होगा। तो यदि मैंने इसमें किया तो क्या बन जाएगा, k बाहर आ जाएगा और लिमिट कहां अप्लाई होगा, फंक्शन के साथ में, तो f ऑफ x बन गया एज इट इज, सिंपल वे में। अब इतना ही नहीं, यदि आप इसका लॉग के साथ में भी लेते हैं, मॉड के साथ में भी लेते हैं, तो भी बात एक ही होगा। यदि लिमिट x टेंडिंग टू a लिख दिया मैंने, देखिए ना, यदि मॉड x मैंने लिख दिया या मॉड ऑफ f ऑफ x लिख दे रहा हूं मैं, मॉड ऑफ f ऑफ x लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लिमिट का काम क्या है, कहां अप्लाई होता है, फंक्शन के साथ में, तो लिमिट बेधड़क उसके साथ चला जाएगा, यानी मॉड एज इट इज आ जाएगा और लिमिट x टेंडिंग टू a और फंक्शन जैसा है वहां पे अप्लाई हो जाएगा।
अब इतना जब आपको मालूम चल गया तो इससे भी और भी कुछ प्रॉपर्टी आप लिखते जाएंगे। तो ये कितना हो गया, नंबर 5 हो गया। मैं 6 पे आ रहा हूं, यदि फंक्शन में लॉग रहा तो क्या करेंगे अपन, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। नंबर 6 पे यदि आपके सामने लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a लिख दिया मैंने, और फंक्शन ऐसा log ऑफ f ऑफ x है, ब्रैकेट दे रहा हूं, log ऑफ f ऑफ x ऐसा है फंक्शन, तो कभी भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ याद रखने की ही जरूरत नहीं है। तो log एज इट इज रह जाएगा और लिमिट कहां लग जाएगा, फंक्शन में। log एज इट इज ब्रैकेट दे दीजिए, अब लिमिट x टेंडिंग टू a रहेगा और फंक्शन f ऑफ x लग जाएगा। यानी कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जहां पे फंक्शन है, जहां पे x के टर्म में वेरिएबल है, वहां पे जाकर के लिमिट डायरेक्टली यूज हो जाएगा। अब इतना ही नहीं, यदि एक रूल इस तरह से भी मैं लिखूं, बस आपको समझना, याद बिल्कुल नहीं करना बच्चों, ध्यान रखिए आप। f ऑफ x है और इसके पावर में g ऑफ x मैंने लिख दिया, बहुत सिंपल बात है। f ऑफ x के पावर में मैंने g ऑफ x लिखा, तो क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल ना, जहां फंक्शन है वहां लिमिट होगा। f ऑफ x ऐसा लग गया बेस में उसके, और उसके बाद में पावर में भी लगा देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू a, और ये हो जाएगा g ऑफ x। सो सिंपल। तो आप कभी भी ध्यान रखिए कि कितना भी हो, कैसा भी हो, आप डायरेक्टली लिमिट आप वहीं अप्लाई करेंगे जहां पे फंक्शन होगा। तो जब इतना आ गया, एक और भी मैं आपके सामने लिख देता हूं, जब लिमिट x टेंडिंग टू a रहेगा और e रेज टू f ऑफ x है, क्या है, e रेज टू f ऑफ x, यानी कहने का मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके सामने आ रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, e एज इट इज रह जाएगा और फंक्शन में सीधा लिमिट चला जाएगा। यानी लिमिट एज ए बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है। देखिए यहां पे बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है, सीधा फंक्शन के बॉडीगार्ड माना जा रहा है लिमिट, कि लिमिट कभी भी उसके साथ में ही है, कभी नहीं छोड़ेगा। अब कभी भी मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि कभी नहीं। ये आपको मैंने अलजेब्रा ऑफ लिमिट के थोड़ा सा रूल मैंने, जैसा कि आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बात इसमें समझिए, आप सुन लीजिए, देखिए पहले आप यहां पे, कि यदि मैं इसमें एक और भी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, चाहे कैसा भी हो, फंक्शन किस तरह से भी हो, चाहे वो डिवीजन में हो, पावर में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, आप एक प्रॉपर्टी वहां पे यूज कर सकते हैं। और इस कितने प्रॉपर्टी मैंने लिखा, टोटल 8 प्रॉपर्टी लिखा। इसको केयरफुली एक बार रीड करने के बाद आपको इतना समझ में आएगा कि फंक्शन कैसा भी हो, लिमिट वहीं चला जाएगा। यानी बात सत्य होगा कि बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा, लिमिट सीधा फंक्शन में जाकर के अप्लाई होगा सीधा, चाहे उसके आगे लॉग रहे, e रेज टू x रहे, फंक्शन कैसा भी हो, फॉफ रहे, गॉफ रहे। मैं एक और भी लिख रहा हूं कंपोजिट के लिए, एक और रूल, 8 हो गया, 9 नंबर लिख रहा हूं। देखिए ना, लिमिट x टेंडिंग टू a लिख दिया और यहां पे फॉग ऑफ x लिख रहा हूं। अब क्या करेंगे, फंक्शन क्या है फॉग ऑफ x में, यानी कहने का मतलब इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, x टेंडिंग टू a तो आपने लिख दिया, और फॉग ऑफ, यानी फॉग को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल ना, क्या होगा आखिरी जाकर के, f ऑफ एज इट इज लिमिट x टेंडिंग टू a कहां जाएगा, जहां पे x है ओ वाले फंक्शन के साथ चला जाएगा। देखिए बॉडीगार्ड है उसके अंदर। यानी कभी भी इस तरह के रूल आपको फॉलो करने हैं, जहां भी फंक्शन x के रिस्पेक्ट में होगा वहां पे लिमिट को कोई नहीं रोक सकता है, चाहे लिमिट बाहर भी है तो उसका राइट है कि वो अंदर जाएगा। यह है अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बेसिक सा कंसेप्ट। अब मैं इसको अप्लाई के लिए मैं आ रहा हूं, तब तक के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट को। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट में उसी के नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म पे आ रहा हूं। यानी कहने का मतलब कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता क्या, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, पहले बेसिक सा बता दूं कि कभी भी सोल्व करने के बाद यदि आप लिमिटिंग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो कभी भी फॉर्म आपका यदि इस तरह के फॉर्म आ जाता है, मैं लिख रहा हूं फॉर्म यदि आपका 0/0 हो गया, लिखते जाइए, आप भी लिखते जाइए, 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 1 रेज टू इंफिनिटी, 1 रेज टू इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज टू 0, इंफिनिटी रेज टू 0 एंड 0 रेज टू 0, 0 रेज टू 0। यानी कहने का मतलब कि कभी भी लिमिटिंग वैल्यू को रखने के बाद यदि इस तरह के फॉर्म पे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कहने का मतलब कि ये 7 फॉर्म पे यदि आया
तो आप ये ध्यान रखिए कि उसको डायरेक्टली आप सोल्व नहीं कर सकते, उसको सोल्व करने के लिए कुछ प्रोसेस है। तो एक बात ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्म मैंने जो लिख करके दिया हूं, ये जो भी फॉर्म है उसको अपन बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको आप डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते। ऐसा आने के बाद आपको इसको हटाने के लिए, फॉर्म से रिमूव करने के लिए हमें कुछ इसके बारे में रूल्स जानना होगा। अब जब वो रूल्स क्या है उस पर मैं आ रहा हूं। जैसा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इतने सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इसके रूल्स जो मैं बात कर रहा हूं, तो नंबर थर्ड टॉपिक इसी में अलजेब्रिक लिमिट में ही थर्ड पे आ रहा हूं मैं। तो थर्ड नंबर आप दे दीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा वहां पे, इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट। इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट, अलजेब्रिक लिमिट। इसको सोल्व करने के लिए भी कुछ मेथड है, इसको भी सोल्व करने के लिए कुछ मेथड है। जैसा मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, आप भी देखते जाइए। इसको सोल्व करने के लिए भी 3 मेथड है। नंबर 1 इज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट वन, नंबर सेकेंड इज द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। और नंबर थर्ड इज द रैशनलाइजिंग मेथड। नंबर थर्ड रैशनलाइजिंग मेथड। यानी आपके सामने, यानी कहने का मतलब कि इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए अब इसके आगे के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जिसका नंबर 1 टेक्निक पे आ रहा हूं, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट पे आ रहा हूं। एक बात ध्यान रखिए, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट उसके पहला टेक्निक है इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए, और भी बहुत सारे टेक्निक आपको मिलेंगे इसको रिमूव करने के लिए। तो मैं बारी बारी से एक एक करके मैं तीनों पे आऊंगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए नंबर 1, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जैसा कि मैं पहले मेथड पे आ रहा हूं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले आपको जानना है कि फंक्शन के फॉर्म कौन से हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि इसके फॉर्म यदि इस तरह से आए, नंबर 1, यदि लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a f ऑफ x आया, तो रिजल्ट आपके सामने है। जो भी x का वैल्यू रहेगा a टेंडिंग टू a रहेगा, उसको आप रख के देखिए, डायरेक्टली आपके आंसर निकल जाएंगे। या तो दूसरे फॉर्म आपको इस तरह के फॉर्म होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, और दो तरह के फॉर्म यानी f ऑफ x अपॉन g ऑफ x के फॉर्मेट पे भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखें, इसमें क्या होगा, इस मेथड में डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a रख लेना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बातें और भी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, केयरफुली सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि आखिर ये सारे फॉर्म अपन कब अप्लाई करेंगे। जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म पे आया तो ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, मतलब तो ही क्या होगा कि ये सारे रूल्स रेगुलेशन यूज करेंगे अपन। अदरवाइज यदि उस सारे फॉर्म पे नहीं आता है तो एक कोई रूल्स लगाने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली उसके आंसर बन जाते हैं। बहुत सिंपल होता है। यदि फॉर्म पे आया तो ही अपन मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, यदि उस फॉर्म से बाहर आया तो डायरेक्टली उसके आंसर बन जाते हैं लिमिट में। तो जैसे कि मैंने इस पे कुछ एग्जांपल मैं आपको लिख रहा हूं, यदि दोनों फॉर्म पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए ना। यदि लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू मैंने 5 लिख दिया और आपको x² प्लस 3x माइनस 5 करके देख लेता हूं ना, सिंपल। अब जब x का वैल्यू इसमें 5 रख रहा हूं तो 25 और कितना बन जाएगा, 25 रख दिया, प्लस कितना 15 बन जाएगा, माइनस कितना 5, यानी कितना हो जाएगा 10, और इधर 35 बन जाएगा, यानी आंसर 35। अब इसमें तो कोई रूल यूज ही नहीं हुआ ना। क्यों यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म पे है ही नहीं। यदि फॉर्म आपके 7 फॉर्म जो मैंने पहले लिख के दिया हूं, यदि उस फॉर्म पे आया होता तो नो डाउट इसके लिए हम कुछ रूल यूज किए होते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैंने दिया, सेकंड एग्जांपल वैसा ही, लिमिट x टेंडिंग टू 1 दे दिया मैंने, x² माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 ऐसा दे रहा हूं। अभी आप देखिए x का वैल्यू 1 रख के देखिए कितना आएगा, 1² 1 माइनस 1 0 अपॉन कितना 1 प्लस 3 4, यानी रिजल्ट विल बी 0। ये हो गया आपका डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आपको करना क्या होगा, सिंपली जो भी वैल्यू होगा उसको डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट करके आप देख लीजिए, सीधा जो आएगा वो आंसर होगा। अब मैं बात करता हूं सेकंड मेथड का, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड
अब एक बात समझना, फैक्टराइजेशन मेथड में कभी भी थोड़ा सा ध्यान रखें, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, एक बात ध्यान रखना कि आपको फॉर्म कभी भी f ऑफ x अपॉन g ऑफ x के फॉर्मेट पे ही होना चाहिए। तो फॉर्म में इसके लिख रहा हूं, पहले फॉर्म क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a लिख दिया मैंने, और f ऑफ x अपॉन g ऑफ x के फॉर्मेट मैंने लिख दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि g ऑफ x जीरो नहीं होनी चाहिए, पहले वाले भी लिमिट में और इसमें भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होनी चाहिए। यहां पे भी लगे तो लिख देना कि लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x शुड नॉट बी जीरो, और यहां भी आप मेंशन करिएगा लिमिट x टेंडिंग टू a और g ऑफ x शुड नॉट बी जीरो, बराबर है। लेकिन अब यहां पे यदि 0/0 हुआ, चलिए ठीक है ना, एक काम करिए, ऐसा यहां पे चल सकता है, यहां पे चल सकता है, बिल्कुल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी चलेगा, क्योंकि ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा ही ना, कोई दिक्कत नहीं, 0 हुआ तो भी चलेगा, नो डाउट, कुछ भी नहीं लिखना, आप इरेज करिए, डेटा को इरेज करिए। मैं आ रहा हूं इस पे, देखिए पहले आप, यदि सपोज दैट, मैंने इसमें एक एग्जांपल से आपको मैं बताना चाह रहा हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूं। यदि यहां से सपोज दैट फॉर्म ऐसा है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू, मैं इसमें लिख रहा हूं, रेडल एग्जांपल एक लगे तो आप लिख लीजिए, x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4, इस तरह के फॉर्म पे मैंने इसको लिख दिया। अब देखते हैं कि आखिर क्या करते हैं अपन फैक्टराइजेशन मेथड में, इसको आप समझिए, अच्छे तरीके से समझिए, लिखने के बजाय आप समझिए, मैं आपको लिखा के भी दूंगा, नो डाउट। तो सबसे पहले यानी इसका स्टेप क्या होता है, मैं आपको लिखते जा रहा हूं इधर से, ये स्टेप 1 सॉल्विंग स्टेप्स लिखते जाना आपको। नंबर 1, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले स्टेप 1 में लिखिए फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। स्टेप सेकंड में आ रहा हूं, सॉल्विंग स्टेप के पॉइंट 2 पे आ रहा हूं। जब फैक्टराइज करने के बाद आपको इसमें से देखना है कि कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, तो लिख देना यहां पे कैंसल द कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कैंसिल द कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब कैंसिल करने के बाद सिंपली नेक्स्ट थर्ड स्टेप से जो आपके रिजल्ट देगा, स्टेप थर्ड, इसमें लिखिए देन अप्लाई द लिमिट एंड फाइंड द आंसर। यदि कॉमन फैक्टर आया, कॉमन फैक्टर यदि आने के बाद कैंसिल हो गया तो डायरेक्टली आंसर होगा, और यदि फिर से इंडिटरमिनेंट फॉर्म पे आ रहा है तो एक बात आप जरूर ध्यान रखिए कि फिर से कोई कॉमन फैक्टर होगा जो कैंसिल आपसे नहीं हुई है। एक बात ध्यान रखिए कि जितने सारे कॉमन फैक्टर होंगे, एक ही नहीं, यदि 2 कॉमन फैक्टर है तो दोनों को दोनों कैंसिल कर लेना है, ये ध्यान रखिए। और कॉमन फैक्टर यदि कैंसिल हुआ तो ही इसमें रिजल्ट बनता है, जिसके वजह से इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप थर्ड में लिख दीजिए अप्लाई द लिमिट एंड फाइंड द वैल्यूज। सो सिंपल, यानी कि 3 स्टेप से मुझे गुजरना होगा जब कोई भी सवाल को अपन इस तरह के फॉर्म पे करेंगे। जनरली कभी एग्जाम में हो चाहे कहीं भी आपको फॉर्म लिख के नहीं आएगा, आपको खुद ब खुद समझना है कि क्या एक कौन से फॉर्म पे लाई करेंगे। जैसा अभी जो मैंने एग्जांपल दिया हूं, इस एग्जांपल को मैं लिख रहा हूं ऊपर में, देखें। सपोज कोई एक अननोन आदमी मुझे इतना दे दिया, x टेंडिंग टू 2 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। क्योंकि थोड़ा सा आपको पेशेंटली ध्यान देना होगा, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन धीरे धीरे एक ऊंचाई तक पहुंचेंगे। यदि जो बच्चे को ये सब आता है उसको भी थोड़ा पेशेंस के साथ में सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि नो डाउट कि हम अभी स्टेप्स बना रहे हैं, अपन एक स्टेप चलते हमें ऊपर तक पहुंचना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिसको नहीं आता है वो सीखिए, अच्छे तरीके से सीखिए, जिसको आता है वो पेशेंटली देखिए। अब एक बात समझना यहां से, सुनिए। सबसे पहले स्टेप 1 क्या बोलता है, मैं फॉलो कर रहा हूं, स्टेप फॉलो कर रहा हूं। अब सीखिए कैसे यूज करते हैं इसके कंसेप्ट को, डायरेक्टली क्वेश्चन एप्लीकेशन समझिए आप।
फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या ऊपर के फैक्टर पॉसिबल हैं? x माइनस 2 एंड x माइनस 3, बिल्कुल सही। फैक्टराइज मैंने कर लिया, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। उससे पहले की जो लिमिट आपका लिखा हुआ है ये लिखना ना भूलें, 10 into 2 दे दिया मैंने। अपो नीचे भी फैक्टर ये भी पॉसिबल है, x प्लस 2 और x माइनस 2। फैक्टर जब पॉसिबल है तो मैंने आपको अभी जस्ट बोला हूं कि आपको कॉमन फैक्टर को कैंसिल करना है। तो कॉमन फैक्टर कितना है? x माइनस 2, जो कैंसिल हो गया x माइनस 2। अब x माइनस 2 को कैंसिल करने के बाद जो भी हमारे सामने रिजल्ट बच रहा है इसको मैं आगे मूव कर रहा हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 एज इट इज, क्या बन जाएगा? x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2। यानी स्टेप 1 और 2 दोनों काम हो गया अपना। अब स्टेप 3 में मैं लेके आ रहा हूं। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्टेप 3 क्या बोल रहा है आपका यहां पे? अप्लाई द लिमिट एंड फाइंड द वैल्यूज। तो मैं एक काम कर रहा हूं इसमें, अप्लाई द लिमिट अप्लाई कर रहा हूं इसमें। आप देखिए थोड़ा सा इसमें, लिमिटिंग यदि 2 मैंने अप्लाई किया तो 2 माइनस 3 कितना होगा? -1 अपॉन कितना? 2 यूज किया तो 2 प्लस 2 कितना? 4 बन जाएगा। यानी इसके आंसर आपके सामने स्टेप के बाद आपके आंसर -1/4 निकलेंगे। अब मैं एक एग्जांपल आपको और भी दे रहा हूं निकालने के लिए। अब आपको मैंने इस एग्जांपल मैंने सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए दिया हूं कि डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। क्या हुआ? वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके 2 मिनट में आप टाइम लेकर के आप उसको ट्राई कर सकते हैं कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। तो भी चलिए ठीक है, आप पॉज करने के बाद आंसर मैच कर लीजिएगा मेरे साथ। मैं आ रहा हूं इसके सॉल्यूशन पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। नंबर 1 पे आ रहा हूं मैं, सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। नंबर 1 सबसे पहले x टेंडिंग टू 1 रख रहा हूं मैं, इसमें रख के देखता हूं कि आखिर इसके फॉर्म क्या है। यहीं पे मैं चेक कर रहा हूं, यहीं पे चेक कर लेता हूं। तो अभी आप मुझे बताइए इसके फॉर्म क्या है। 1 रख दिया, 1 यहां पे आएगा, ये log 1 के वजह से पूरा 0, a भी 0 और 1 माइनस 1 a भी 0, यानी ऊपर वाला 0 है, नो डाउट। नीचे कितना आ रहा है? 1 रखने के बाद a भी 0 आ रहा है, यानी कहने का मतलब कि फॉर्म 0/0 है, यानी इनडिटरमिनेंट फॉर्म तो है। अब इस इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाने के लिए ही हमें यूज करना है कौन सा? अभी आपके सामने जो रूल है, जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आपने पढ़ा या फैक्टराइजेशन रूल जो आपने पढ़ा है, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, उसमें मैं आ रहा हूं। तो सबसे पहले ऊपर वाले मैं एक काम करना चाह रहा हूं। देखिए ना, एक्स स्क्वायर और -1 एज इट इज है। तो एक्स स्क्वायर -1 को मैंने एक डब्बे में रख दिया। यहां से मैंने log x टू द बेस e मैंने कॉमन ले लिया, तो x -1 दे देगा। आपको नीचे कितना है? एक्स स्क्वायर -1 है। लिमिटिंग वैल्यू जो भी है मैंने यहां पे लिख दिया टेंडिंग टू 1। अब इसको लेके जा रहा हूं आगे, सोच लीजिए आप। देखिए, यानी दिस इनटू दिस है, आप ऐसा सोचिए आप। तो यदि मैंने x -1 ऊपर से कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि पहले वाले का फैक्टर भी बनेगा, x प्लस 1 इंटू x -1 बनने वाला है, तो मैं ओवरऑल कॉमन लेना चाहता हूं। तो पहले वाले से x प्लस 1 बन गया, दूसरे वाले से आपका बचेगा ओनली log x टू द बेस कितना? e बचेगा। अब नीचे कितना, इसको भी फैक्टराइज करके लिख रहा हूं, तो x प्लस 1 इंटू x -1। लिमिटिंग वैल्यू जो भी है 10 इंटू मैंने यहां पे दे दी। अब देखिए ना, कुछ कॉमन फैक्टर, जैसे कि रूल बोला है आपको कॉमन फैक्टर कैंसिल कर लेना, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं। कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद 1 कर रहा हूं, तो 1 प्लस 1 2, और ये log 1 तो 0 हो जाएगा, यानी 2 बचेगा न्यूमरेटर में। अपॉन नीचे कितना होगा? 1 रख दिया, 1 सेकंड, तो 1 प्लस 1 2, यानी 2 अपॉन 2, आंसर इज 1। यानी पहले का आंसर कितना आ गया आपका? 1 आ गया। यानी कहने का मतलब कि कभी भी यदि वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म से हट गया तो आप ये समझिए कि बहुत सिंपल हो जाता, और इनडिटरमिनेंट फॉर्म से हटने के बाद जो आएगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। वैसा ही आपको नंबर सेकंड एग्जांपल में देखना है, नंबर 2 एग्जांपल। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सेकंड नंबर एग्जांपल में क्या कर सकते हैं अपन। इस पे आ रहा हूं, तो पहले तो मैं इसका फॉर्म चेक कर लूंगा। फॉर्म चेक कर रहा हूं, यदि π/4 रख दिया तो sin 2π/4 यानी sin π/2, sin π/2 1 माइनस 1 0 अपॉन π/4 यहां भी अप्लाई कर रहा हूं। 4 4 कैंसल्स, cos π -1 प्लस 1 पहले से, यानी ये भी 0/0 पे है। नो डाउट इच्छा तो कर रहा है कि कभी भी 0/0 फॉर्म आया तो आप एल ऑप्टियल रूल यूज कर लीजिए। यानी एल ऑप्टियल के बारे में भी बताऊंगा, अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं जिस रूल के एग्जांपल मैंने दिए हैं उसी रूल पे बात कर रहा हूं मैं। तो नो डाउट अभी सेकंड नंबर एग्जांपल में, नंबर 2 सेकंड नंबर में, तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू कितना है आपका? π/4 है। अब चाहे तो टेंडिंग टू उसको 0 भी बदल सकता है, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा, अभी बस सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ रहा हूं। 1 सेकंड,
तो 1 माइनस साइन 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा आप देखिए। 1 माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन 2x को cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी। cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, या sin x माइनस cos x का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x को क्या बोलेंगे अपन, sin 2x बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन इसमें भरपूर यूज होता है कैलकुलस में। एक बात आप ध्यान से सुनिए, तो जो भी बेसिक फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करना ही होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्री एज ए सॉल्ट है। आप ध्यान रखिए, जैसे अपन सब्जी खाते हैं या खाना खाते हैं, उसमें सॉल्ट का जो रोल है वही ट्रिग्नोमेट्री का रोल है पूरे जेईई के सिलेबस में। तो एक बात ध्यान रखिए, पूरे मैथमेटिक्स से मानिए, चाहे एग्जाम कौन से भी हो, जेईई नहीं, स्पेसिफिक जेईई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, चाहे जीरो लेवल से हीरो लेवल तक क्यों ना हो, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए। सेकंड में 1 प्लस cos 4x, क्योंकि मैं फॉर्मूला जो यूज किया हूं मैं लिख देता हूं, यहां पे sin 2x का फॉर्मूला यूज होगा, क्या था, 2 sin x इंटू cos x। गुड। अब यहां पे 1 प्लस cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला आने वाला है आपका, दैट इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता फॉर्मूला। अरे बोलिए ना, 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना अपन इसको, लेकिन यहां 2 थीटा है तो यहां मैंने थीटा लिखा हूं, बट यहां पे तो 4x है ना, तो आगे स्क्वायर के बाद 2x आ जाएगा, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 2 cos स्क्वायर 2x, सिंपल, और रूल यूज किया मैंने, 4x था तो 2x लिख दिया। अब एक बात समझिए कि cos 2x का एक और भी रिजल्ट आता है, या cos 2 थीटा का एक और भी रिजल्ट आता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको भी यूज करूंगा, क्योंकि हमें चाहिए यहां से कुछ कॉमन फैक्टर को कैंसिल करना, कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाए तो बात बदल सकता है, तो बदल लेंगे डायरेक्टली आंसर में। तो मैं आपको लिख रहा हूं न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x का क्या आएगा बेटा, बोलिए ना, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब वो नीचे 2 एज इट इज है, चलिए ठीक है। cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, cos स्क्वायर 2x को cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का क्या लिख दो, होल स्क्वायर लिखना होगा। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर 2x है, ओनली cos 2x का फॉर्मूला इतना होगा, दे दिया मैंने। अब cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को लिखने के लिए मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले यूज करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। तो अभी आप मुझे बताइए, नो डाउट इसके लिए लिमिट भी लिख रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू जो भी था आपका π/4 दे दिया मैंने। अब आप मुझे बताइए, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 है, नो डाउट π/4 है। अब जो आएगा आपका ऊपर में जो भी है आपका cos x माइनस sin x है, इसका पावर 2 है, दे दिया मैंने। नीचे वाले को भी लिख रहा हूं, 2 एज इट इज है अपना कांस्टेंट, इसको लिख रहा हूं स्प्लिट करके, तो cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x, इसके फैक्टर कर दिए मैंने। अब इसका स्क्वायर है तो मुझे इसका भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर भी मुझे देना पड़ेगा। अब देखिए कि कुछ कॉमन फैक्टर क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में है, तो बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है कि आगे के रास्ता क्लियर होने जा रहा है। क्यों, क्योंकि कॉमन फैक्टर जब कैंसिल होते हैं ना तो रास्ता बदलने का चांस बहुत बन जाता है। अब मैं 2 को बाहर लिख रहा हूं, क्योंकि कांस्टेंट को अपन तो बाहर लिख ही सकते हैं ना। लिमिट x टेंडिंग टू π/4 एज इट इज हुआ। अब जो बचा है उसको लिख रहा हूं, क्या बचा, न्यूमरेटर कुछ भी नहीं बचा तो 1 होगा, डिनोमिनेटर से 2 को बाहर ले लिया। अब क्या बचा, cos x प्लस sin x बचा, और भी cos x प्लस sin x है और इसका स्क्वायर है, तो मैंने a भी दे दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करना है, cos π/4 और प्लस sin π/4, cos π/4 1/√2, sin π/4 once again 1/√2, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलिए, 1/2 एज इट इज 1 कितना बन जाएगा, 1/√2, 1/√2 यानी 2/√2 हो जाएगा। 2/√2 का मतलब कितना, इसका होल स्क्वायर होगा, 2/√2 दैट मींस कितना, √2 बनने वाला है, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा बताइए मुझे, 1/4 बचेगा। सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद इसके रिजल्ट कितने बन गए, 1/4 बन गए। अब मैं मूव कर रहा हूं इस एग्जांपल के साथ में, अपना आंसर आप मैच कर लीजिएगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, गिव द हेडिंग। अब जैसे कि तीसरे फॉर्म पे आ रहा हूं मैं, रैशनलाइजिंग फॉर्म यानी रैशनलाइजेशन फॉर्म जिसको अपन बोल रहे हैं।
यानी रैशनलाइजेशन मेथड बोल रहे हैं। तो कभी भी ये ध्यान रखिए रैशनलाइजेशन मेथड कब यूज होगा, तो कभी भी जो फॉर्म आपके गिवन होंगे, जो भी लिमिटिंग का फॉर्म आपको गिवन होगा, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में यूज हो सकता है, बट उसके फॉर्म क्या होने चाहिए, स्क्वायर रूट में होनी चाहिए। जब भी ये स्क्वायर रूट में यदि फॉर्म हुआ तो ही आप रैशनलाइजिंग मेथड को यूज कर सकते हैं, आइदर इन न्यूमरेटर और इन डिनोमिनेटर, कभी भी ये फॉर्म होनी चाहिए। और लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करने के बाद इसके फॉर्म कभी भी 0/0 और ∞/∞ होनी चाहिए। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गया कि इसके न्यूमरेटर हो और या तो डिनोमिनेटर हो, कभी भी इस तरह का फॉर्म होना चाहिए। ये दोनों फॉर्म किस में होनी चाहिए, स्क्वायर रूट में होनी चाहिए, स्क्वायर रूट में होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर होगा या डिनोमिनेटर होगा, किसी एक भी हो सकता तो भी चलेगा, बट एक बात ध्यान रखना है कि इसका फॉर्म कभी भी 0/0 या ∞/∞ के फॉर्म पे होगा, तो ही रैशनलाइजिंग अपन यूज करेंगे, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। अब मैंने इसको एक सिंपल सा उदाहरण से मैं आ रहा हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, राइट। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्ट में अपने लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं, इसके मेथड जो भी होगा। अब मैं एग्जांपल पे आ रहा हूं, इस पे राइट डाउन लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 2 + x माइनस रूट x, अंडर रूट ऑफ 2 + x माइनस रूट x, सॉरी रूट 2 अपॉन x, डिनोमिनेटर में x है, इसके डिनोमिनेटर में x है। अब आपको एक बात समझना है, किस फॉर्म को मैंने बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया हूं, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने बहुत बेसिक सा एग्जांपल आपको दिया हूं, ताकि आपके कंसेप्ट समझ जाए। तब यदि आप इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, तो चाहे आप सवाल कौन सा भी लेवल हो, आप आसानी से पहुंच सकते हैं, नो डाउट। तो मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए ना, न्यूमरेटर को फोकस करिए ना, स्क्वायर रूट में है क्या, तो बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइजिंग मींस व्हाट, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, यानी न्यूमरेटर को रैशनलाइज यदि आप कर रहे हो तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो मैं इसी एग्जांपल में कर रहा हूं, तो देखिए इसके कंजुगेट क्या बन जाएंगे, अंडर रूट ऑफ ऐसा प्लस ऐसा अपॉन दिस प्लस दिस। मैंने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, यानी रैशनलाइज कर लिया मैंने। अब देखिए न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई करके देखिए, a + b * a - b के फॉर्म बन जाएगा। और जब a + b * a - b के फॉर्म बना तो क्या होगा, a² - b² हो जाएगा, नो डाउट। तो ये अंडर रूट में है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2 + x माइनस कितना 2 बन जाएगा, और अपॉन नीचे कितना होगा, x एज इट इज, और वंस अगेन दिस प्लस दिस दे दिया मैंने। लिमिटिंग वैल्यू जो भी है टेंडिंग टू 0 यूज किया मैंने। अभी आप मुझे बताइए कि यदि इस ब्रैकेट को हटा भी देता हूं कोई फर्क नहीं, 2 कैंसिल होगा, बचा कितना, x बचा ना, तो x अपॉन x ये भी कैंसिल होगा ना रिजल्ट, तो बचा कितना आपका 1 अपॉन क्या बचा बोलिए ना, अंडर रूट ऑफ 2 + x प्लस कितना √2। लिमिटिंग वैल्यू कितना था, टेंडिंग टू 0। अब आप टेंडिंग टू 0 लगा लीजिए, लिमिटिंग वैल्यू जो आएगा आपके सामने आंसर बन जाएगा, यानी आंसर आपके सामने, यदि वो 0 हो जाएगा तो रिजल्ट आपके सामने हो जाएंगे। कितना बढ़ेगा बोलिए ना, यदि 0 हो गया 1 अपॉन √2 यानी 1 अपॉन 2√2। सो सिंपल। अब मैं यही कंसेप्ट को यूज करने के लिए मैं एक एग्जांपल और भी आपको दे रहा हूं सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। आप एक बार एग्जांपल लिखिए और थोड़ा सा वीडियो को 1 मिनट होल्ड कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, उसके बाद अपना कंसेप्ट को यूज करिए कि वो आया नहीं आया, आपको कर लेना है और फिर देखना है, आपको जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रेजेंटी लगाइए, मुझे बताइए, ताकि मुझे भी फील हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को समझ में आया, और रियल फीडबैक दीजिए। नंबर नेक्स्ट इवैल्यूएशन के लिए दे रहा हूं, इवैल्यूएट नंबर 1, क्योंकि हमें हर टॉपिक पे एटलीस्ट कम से कम क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन हमें करना ही होते हैं, चाहे जो भी अलजेब्रा की बात कर रहा हूं, ये तीनों मिलाकर के भी यदि देखेंगे तो 10+ हो जाएंगे। यानी आप ये मानिए कि ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक पे हमें 10 क्वेश्चन से ऊपर तो हम क्लास नोट्स में बच्चों को नोट्स में लिखा के देते हैं, करा के देते हैं। उसके बाद
फिर से क्या करते हैं अपन कि जो अपना मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल को सोल्व करने हैं। मॉड्यूल में कम से कम ये मानिए कि कम से कम तो 200 क्वेश्चन अपन ऑन द बोर्ड डिस्कस करते हैं क्लासरूम में। तो नो डाउट कि 200 क्वेश्चन अपन यहां भी डिस्कस करेंगे। आप मुझे डाउट भेजिए, आपको जो भी मैंने पीडीएफ दिया हूं उसके आप डाउट भेजिए, मैं आपको 1 सेकंड यहां भी सोल्व करके दूंगा, या तो व्हाट्सएप के थ्रू दूंगा या तो आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू दूंगा। तो आपके सामने एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, राइट डाउन लिखते जाइए। लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a अंडर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस अंडर रूट ऑफ 3x, अंडर रूट ऑफ 3x अपॉन अंडर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 रूट x। अब आपको इसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि नो डाउट कि एक क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आपको स्क्वायर रूट के फॉर्म पे दिया हुआ है। तो नो डाउट चलिए चेक करते हैं। हो सकता है कि वो फॉर्म आया ही नहीं हो, 0/0 और ∞/∞ नहीं हो, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। तो लेट अस एक फॉर्म चेक कर रहे हैं पहले अपन इसको। ए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, x टेंडिंग टू a अपना कर रहा हूं फॉर्म। थोड़ा आप बताइए, हमसे पहले बता रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि x का वैल्यू a रख दिया तो √3a बन जाएगा, √3a, और यहां भी √3a माइनस √3a 0 हो जाएगा। नीचे बोलिए a रख दिया x के जगह पे √4a, √4a का मतलब 2 √a, गुड, और ये कितना, a भी 2 √a, a भी फॉर्म 0/0 आ गया, नो डाउट। अब थोड़ा सा जीना हराम होगा, नो डाउट, कैलकुलेशन ज्यादा करना होगा, जीना हराम का मतलब है। तो थोड़ा सा एक काम कर लेंगे यार, देख लो थोड़ा सा, न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करना है और डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करना है, दूसरा कोई भी उपाय नहीं। दूसरा एक उपाय यही है कि इसको आप आगे के मेथड यदि आप जानेंगे तो इसको मेथड को सोल्व करने के लिए विद इन अपन 2 से 3 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, इसमें 2 से 3 सेकंड में देख करके आप इसको सोल्व करके आंसर लिख दोगे, वो भी मेथड आएगा आपके सामने आएगा, नो डाउट। लेकिन आज अपन जो बात कर रहे हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हमें पहले सीखना प्रायोरिटी नंबर 1 है अपना। तो अभी आप देखिए, यदि आप न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हो तो नो डाउट इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो क्या बन जाए, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, परमिशन है आपके, बोलिए, कोई भी भाई बंधु है बोलिए। अरे सॉरी, मैं भूल गया था कि मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूं, एक क्लास वाली बातें मुझे ध्यान में आ गई थी कि बोलिए, डायरेक्टली लिख सकता हूं, परमिशन है। अभी तो आप 100% परमिशन मुझे दे दिए हो कि आप कैमरे के सामने बोल दो और लिख लो, लेकिन नो डाउट तो भी मैं प्रयास ऐसा करूंगा कि आपको सटीक तरीके से दिमाग में इन हो जाए सारे कंसेप्ट प्लस एग्जांपल्स, तब मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करूंगा, नो डाउट। चलिए नो डाउट मैं आ रहा हूं, इस पर रैशनलाइज कर लिया तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, रैशनलाइज करने के बाद रूट हट जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस 2x एज इट इज प्लस कितना 3x, ऐसा होगा रैशनलाइज करने के बाद। क्या आप हमारी बातों से सहमत हो? यदि मैंने न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लिया तो क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूं? क्या आप बताइए मुझे, इतना बताइए। सिंपल है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हटके ऐसा बन जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के कॉन्सेप्ट में फिर से ऐसा बन गया, बराबर है। ए ओनली न्यूमरेटर को मैंने रैशनलाइज किया। अब डिनोमिनेटर की बात आ रहा है तो सुनिए, देखिए डिनोमिनेटर में टर्म कितना है, मैं 1 सेकंड यहां भी लिख रहा हूं, तो इसके भी रूट हट जाएंगे, इसके भी रूट हट जाएंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 4x ही बन जाएगा, ऐसा 4x ही बन जाएगा, ए भी इस तरह से बन जाएगा, नो डाउट मैंने लिख दिया। बट इसके फैक्टर और भी क्या होंगे वो भी बोलिए ना, अंडर रूट ऑफ कितना 3a प्लस x, और कितना प्लस यानी माइनस था तो प्लस देके 2 रूट x लिख दिया मैंने। मुझे भरोसा है कि आप लोग समझ गए होंगे स्टेप। किया क्या मैंने, बहुत सिंपल, मैंने एक स्टेप यहां पे चुराया हूं आपसे। कैसे चुराया हूं, न्यूमरेटर को सेपरेट रैशनलाइज करिए, डिनोमिनेटर को सेपरेट रैशनलाइज करिए, दोनों को सोल्व करने के बाद जो भी आएगा मैंने उसको डायरेक्टली यहां पे लिखा हूं। आप लगे तो कोशिश करिए, बाजू में आप करके देखिए, आपको जरूर से जरूर आएगा, इतना टर्म ध्यान रखिए। अब मैं एक बात वंस अगेन लेट अस चेक, कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं क्या।
यदि हो रहेंगे तो अपना काम एक हद तक आसान हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, a प्लस 2x माइनस 3x यानी a माइनस x बन जाएगा पहले वाले फैक्टर। चलिए कुछ तो सुकून मिलना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 3a प्लस x हो जाएगा, प्लस कितना 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x बन जाएगा। बोलिए, चलो आप अपने में हाँ बोल देना, कोई बात नहीं। मैं फ्लो में आने के बाद मुझे लगता है कि मैं सामने आपको पढ़ा रहा हूं, बट मैं भूल जाता हूं कि मैं तो अकेले बता रहा हूं, मैं अकेला बातें कर रहा हूं, कैमरे से बातें कर रहा हूं। आप कैमरे यानी आप स्क्रीन के पीछे आप बैठे हो, स्क्रीन के आगे मैं बैठा हूं, खड़ा हूं, सोल्व कर रहा हूं, तो मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं आपको। चलिए कोई बात नहीं, 3a एज इट इज x माइनस 4x दैट इज द माइनस 3x, तो माइनस 3x मैंने लिख दिया। अब मुझे लग रहा है कि आसान हो गया काम अपना। देखिए कुछ कॉमन फैक्टर हमें नजर आ गए कैंसिल होने वाले। 3a माइनस 3x, यदि मैंने यहां से 3 कॉमन ले लिया, ले लू इसी में क्या अगले स्टेप पे मूव करूं? नहीं, आप सिंसियर हो। 3 को मैंने यहीं से अतिक्रमण करके 3 को मैंने कॉमन बाहर लिख दिया। अब देखिए मजे वाली बात है, क्या है मजे वाली बात? a माइनस x को कैंसिल करने का जो सुकून मिलता है वो आपको जरूर सुकून मिला होगा अभी। अब मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं, सीधे इसके जो भी लिमिटिंग वैल्यू है अप्लाई कर रहा हूं। तो आप मुझे बताइए ना, लिमिटिंग वैल्यू x के जगह a ही तो अप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा ऊपर में? बोलिए जी, a रख दिया तो मैंने, रूट 4a प्लस कितना 2 एज इट इज, और रूट कितना a बन जाएगा, अपॉन कितना 3 तो बाहर है ही। नेक्स्ट बोलिए ना, a रख दिया मैंने, यानी a रख दिया तो कितना आ जाएगा 2a और a, 3a रूट में, आई भी कितना रूट 3a। अरे बोलिए, नो डाउट कि 2 बाहर है तो यहां से भी आप 2 बाहर, 4 को आप करके बाहर लिख सकते हो 2, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा ऊपर से 4 रूट a एज इट इज, अपॉन बोलिए जी कितना आ जाएगा 3 एज इट इज, 3 एज इट इज, और ये कितना रूट 3 और इतना 2 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, यानी इसको मैं 6 लिख रहा हूं, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। और ये रूट 3 को फिर से मैंने बाहर लिख करके रूट a लिख रहा हूं, रूट a यहां से दिस रूट a इज उडिंग विथ दिस, देन बचिंग उसको आंसर लिखेंगे कितना 2 2 जा 3 2 जा, यानी 2 अपॉन 3 रूट 3। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कितना सिंपल आंसर आया। हमने कैलकुलेशन कितना किया, लेकिन हमने कुछ स्टेप भी आपके सामने यहां पे चुराए हैं, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि ये स्टेप मैंने चुरा करके आपको आंसर लाया हूं इतना, और आपको स्टेप स्किप करने आनी चाहिए, क्योंकि आपको सारे स्टेप पे जूझना नहीं है। आपको ध्यान रखना है एग्जाम में टाइम लिमिटेड होंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूंगा, राइट ऑन। फिर से मैं 4th नंबर पॉइंट पे आ रहा हूं, हालांकि वो 3 पॉइंट तक ही लिमिट था। अब मैं 4th पॉइंट यानी कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करते हुए हमें अलजेब्रिक लिमिट को निकालना है, तो मैंने इसमें हेडिंग दे दिया इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब मैं आपसे एक बात याद करने के लिए बोल रहा हूं, रिकॉल करने के लिए बोल रहा हूं। यदि आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लिए थे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूं बाइनोमियल एक्सप्रेशन में 1 प्लस एक्स। हाँ, तो आप यहां पे लगे तो लिख दीजिए रिकॉल द प्रॉपर्टी, रिकॉल द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। आपको यदि याद होगा तो सही है, नहीं याद है तो और भी सही है, मैं लिख रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा। 1 प्लस एक्स रेज टू n, 1 प्लस एक्स रेज टू n दैट इक्वल्स टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। चलता रहेगा सीरीज ऐसा, मैं सारे डिराइव करके प्रूफ करके भी आपको क्लास में दिया हूं, आपके नोट पॉइंट में होगा। ऐसोन चलता रहेगा, ऐसोन चलता रहेगा, डॉट डॉट करके आप छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जहां पे x क्या होगा, वेयर
x कभी भी लेस देन 1 की बात किया जा रहा है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि x कभी भी लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, x इज इनफाइनाइटली स्मॉल, जिसको अपन बोल सकते हैं, आप लिख सकते हो वेयर x इज इनफाइनाइटली स्मॉल, यानी कहने का मतलब अप्रॉक्स टू 0, x का वैल्यू क्या हो, 0 नहीं है, लेकिन 0 से थोड़ा सा पीछे, मतलब 0 से थोड़ा सा आगे है, कहने का मतलब ऐसा है, वेरी वेरी नियरली इक्वल टू 0 आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले यदि इस तरह के फैक्टर बना तो क्या होगा, इस यदि आपको इतना याद है तो क्या लिखेंगे, जैसे आप बोलिए ना, मैं एक सिंपल सा बात बता रहा हूं, यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा, यानी 0.001 ले लिया मैंने, नियरली इक्वल टू 0 है, मैंने मान लिया कि x का वैल्यू इतना है। तो देखो ना, यदि आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 0 और भी बढ़ जाएगा, यदि मैंने x की जगह इतना रख दिया तो कितना आएगा, बोलिए ना, 1 प्लस nx, सपोज nx आ जाएगा, कुछ भी दिस इनटू दिस बन जाएगा, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी 6 डेसिमल पॉइंट के बाद फिर से जाएगा, क्यूब करेंगे तो 9 डेसिमल पॉइंट पे जाएगा, 0.8 टाइम्स ऑफ 0, उसके बाद 1 बनेगा। यानी कहने का मतलब कि आप ये ध्यान रखिए कि इस तरह की कंडीशन पे बाकी सारे एलिमेंट पहले दोनों को छोड़ करके दिस ऑल एलिमेंट, यानी आगे कितने सारे भी जाने दो ना, दिस ऑल अप्रॉक्स टू 0 हो जाएगा, नियरली इक्वल टू 0। आप 0 को ऐसा भी बता सकते हैं ना, 0 को 0.0000 एंड 10 टाइम्स ऑफ 1 लिख रहा हूं, 10 टाइम्स के बाद 0 देने के बाद 1 लिख रहा हूं, दैट इज नियरली इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब कि एक बात समझना है कि जब कभी भी मॉड x यानी x का वैल्यू लेस देन 1 आया, यानी अप्रॉक्स टू 0 है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो एक बात आपको ध्यान में आनी चाहिए कि हेंस आपको यूज क्या करना है, आपको यूज बस इसमें से इतना करना है, 1 प्लस x रेज टू n दैट इक्वल्स टू 1 प्लस nx आपको यूज करना है। बट एक कंडीशन आप भूलिएगा मत, एक कब होगा, जब वेयर x इज लेस देन 1 होगा, तो ये पॉसिबल है। और जब ये रिजल्ट आपको मिल गया तो इस रिजल्ट से आप बहुत सारे, यानी कहने का मतलब ए वैल्यू कोई एक्यूरेट नहीं है, ये भी अप्रॉक्स आप दे सकते हैं, अप्रॉक्स, यानी कहने का मतलब नियरली इक्वल है, ध्यान रखिए आप, नियरली इक्वल पे तो जरूर से जरूर आएगा। अब इस मेथड, इस रूल को यूज करने के लिए हमारे पास मतलब बहुत सारे एग्जांपल होंगे जहां रूट यदि आया और इस फॉर्म पे मैच कर रहा है तो 1/2 पावर को आप सीधे आगे ला सकते हो। मैं इस एग्जांपल, इस मेथड को यूज करूंगा नो डाउट। उससे पहले कि आपको कुछ रूल्स मैं आपको और भी बताना चाह रहा हूं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट और भी बताना चाहता हूं, जिस रिजल्ट से आपको डायरेक्टली इसके आंसर बन सकते हैं। तो नीचे एक सिंपल सा लिखिएगा, देयर आर फॉलोइंग theorems will be used to evaluate some algebraic limits। नंबर 1, अब ये रिजल्ट मैंने आपके सामने लिख रखा हूं उसको सोल्व करने के लिए। तो रिजल्ट क्या है, n बिलोंग्स टू q, जहां आपने देखा अभी बाइनोमियल का एक्सपेंशन भी आपने देखा, वहां पे भी n बिलोंग्स टू q, यानी एनी रैशनल वैल्यू की बात कर रहा है, एनी रैशनल नंबर की बात कर रहा है। देन लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a, आपको फंक्शन में x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस कितना है a, दैट इक्वल्स टू कितना n इंटू a रेज टू n माइनस 1। ये रिजल्ट आपको यूज करना है, कहीं भी यदि आया इस तरह के फॉर्मेट पे तो आपको ये रिजल्ट यूज करके आपको सीधे आंसर लिख लेना। तो अब अपन बात करते हैं कि रिजल्ट आया कैसे, कहां से रिजल्ट डिराइव हुआ। तो मैं इसके सीधा प्रूफ पे आ रहा हूं, तो आप देखते जाइएगा। प्रूफ से आपको समझना है, इसके प्रोसेस को समझना है कि किस तरह से बना हुआ है, लेकिन अपन यूज करेंगे ओनली रिजल्ट। आपको याद करना है, ओनली रिजल्ट याद करना है। तो सबसे पहले मैं एलएचएस पे आ रहा हूं। एलएचएस लिमिट x टेंडिंग टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। अब ये टेंडिंग टू a पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, टेंडिंग टू a मींस व्हाट, a प्लस और a माइनस, किसी भी एक साइड से आपको सोल्व करके मैं दे रहा हूं। सपोज दैट मैंने a प्लस के लिए मैं सोल्व कर रहा हूं, यदि मैंने इसका LHS से मैं सोल्व कर रहा हूं, ये आपका LHS है, इसका क्या सोल्व करना है अपने को, राइट हैंड लिमिट सोल्व कर रहा हूं, RHL लिख रहा हूं, LHS RHS मत बोलिएगा इसको, इसके लिए मैं राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहा हूं इसके लिए। तो अभी आप मुझे बताइए, लिमिट x टेंडिंग टू a पे प्लस देना होगा, दे दिया मैंने,
और ये कितना x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। कैसे सोल्व करते हैं, कैसे अप्रोच लगाते हैं, ये ध्यान रखिए। लेकिन आज आपको एक मैं इसमें भी इसके प्रूफ में मैं आपको एक बेहतरीन टेक्निक बताने जा रहा हूं कि जब ए लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू a प्लस है, आपको इसको टेंडिंग टू जीरो में बदलना है। कैसे टेंडिंग टू जीरो में बदलेंगे, ये टेक्निक आप सीख लीजिए। इसमें तो मैं लिख रहा हूं, इसमें एक काम कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू a प्लस का मतलब x a प्लस h, यानी चीटी का वेट जोड़ा हूं मैं इसमें, जैसा कि मैंने हाथी और चीटी का एग्जांपल लिया था पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने लिया था, तो इससे भी यूज कर रहा हूं। पुट a इज इक्वल टू मैं कर रहा हूं a प्लस h, ऐसा मैंने पुट कर दिया। तो अभी आप बताइए, इफ x टेंडिंग टू यदि a है तो कितना होगा, x टेंडिंग टू a, देन h टेंडिंग टू कितना बनेगा, 0 बनेगा। सिंपल ना, a प्लस h यदि मैंने पुट किया हूं तो x टेंडिंग टू a है तो h टेंडिंग टू कितना बन जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल बदल गया। अब इस लिमिट को मैं इसमें लिखने जा रहा हूं, देखिएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 में मैंने बदल लिया। अब यहां पे जहां भी x लिखा उसको a प्लस h आपको लिखना है, तो मुझे पहले ही दिख गया है, तो a प्लस h के पावर कितना लिख दूं मैं, इसको a लिख देता हूं, माइनस कितना a रेज टू n लिख देता हूं, अपॉन नीचे भी कितना है तो a प्लस h लिख दिया मैंने, और यहां पे माइनस है वो भी मैंने दे दिया। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, अभी मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हमने आपको बताया, उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक रिजल्ट यूज किया था, याद करिए रिजल्ट क्या था बाइनोमियल एक्सपेंशन का, 1 प्लस x के पावर n रहने के बाद 1 प्लस nx होगा। और जहां पे x क्या होना चाहिए, लेसन कितना 1 होनी चाहिए। एक बात आपको थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस पार्ट पे आ रहा हूं। तो अभी आप मुझे बताइए कि 1 प्लस x के फॉर्मेट पे होना चाहिए, यानी आगे वाला 1 चाहिए अपने को, तो आगे वाला 1 लिखने के लिए मुझे यहां से a कॉमन लेना होगा। यदि मैंने a को कॉमन ले लिया तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन जब a कॉमन लेंगे तो इसके माथे पे पावर कितना है, n है, तो कॉमन क्या निकलेगा, a रेज टू n कॉमन निकलेगा। फिर क्या बचा बच्चों, बताओ मुझे आप, फिर से a 1 बन जाएगा, और जब मैंने a कॉमन लिया था तो h अपॉन कितना आ जाएगा, a इन एज इट इज, पहले वाले ब्रैकेट से आ गया, -1 ऐसा बन गया, अपॉन नीचे a कैंसिल करने के बाद h बनेगा, जो कि मैंने लिख दिया, टेंडिंग टू कितना 0। अब मैं आपके इस रिजल्ट को यूज करने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, सब्र करिए, फल मीठा ही आएगा नो डाउट। यदि मैंने इस रिजल्ट को इसमें यूज किया तो क्या बन जाएगा ये लिमिट, तो लिमिट मैं इधर लिख रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू a, सॉरी h टेंडिंग टू 0 मैंने बदल रखा था, h टेंडिंग टू 0, उसके बाद कितना a रेज टू n एज इट इज है, उसके बाद कितना मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं इसमें, तो 1 प्लस कितना nx हो जाता, n एज इट इज, और x की जगह पे आपके सामने h अपॉन a है, तो मैं यहां पे h अपॉन a लिख दिया, और बोलिए ऐसा बन गया। फिर से कितना है, -1 है, तो मैंने -1 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया, और नीचे कितना h है वो भी मैंने लिख दिया। अब एक बात समझिए, इतना जब आ गया 1 सेकेंड उडिंग हो गया, तो क्या क्या बचेंगे अब थोड़ा सा देखो और मुझे बताओ, यहां से क्या बच रहा है बताइए मुझे। लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 है, चलिए अभी आपको अप्लाई नहीं करना है, लिख दे रहा हूं मैं कुछ प्रॉपर्टी जो यूज होगा पहले का, कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल होने का चांस है, तो NH अपॉन कितना a बन जाएगा, और नीचे h भी है, ए डिनोमिनेटर वाला h। अब h को कैंसिल कर रहा हूं मैं, तो अब एक बात समझिए, यहां पे n तो है ही, यहां पे n दे दिया मैंने, और a की पावर कितना होगा, ऊपर में n है और डिनोमिनेटर में a है, ए डिनोमिनेटर के वैल्यू को भी ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, पावर n-1 बन जाएगा, तो n इंटू a रेज टू n-1 आ गया, जो कि ये प्रॉपर्टी पे लाई कर रहा है। हेंस अपन लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a दैट इक्वल्स टू n इंटू a रेज टू n-1 आप लिख सकते हो। कैसे प्रूफ हुआ ये आपने देख लिया इसमें, लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखना, प्रूफ तो चलिए ठीक है, आपको एक बात सीखने को मिला कि किस तरह से टेंडिंग टू a रहेगा, तो इस टेंडिंग टू a को आप कैसे उस टेंडिंग टू 0 में बदल सकते हैं, ये तरीका आप यहां पे सीख गए।
मैंने यहां पे LHL नहीं लिया। LHL यदि आप लोगे तो A माइनस एच लिखना होगा, काम वही करने हैं, बस A माइनस एच यदि आप लेते थे तो आपको x के जगह A माइनस एच सब्स्टिट्यूट करना होता था। काम वही कर रहे हैं जो मैंने RHL में किया, LHL में भी आपको वही काम करना है। चलिए अब जैसा भी हो आपको बस अब एक पॉइंट आपको याद रख लेना है, इसको रिजल्ट की तरह याद रख लेना है। अब इसके प्रूफ पे हमेशा नहीं आना आपको। अब इसके लिए कुछ कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, आप लिखते जाइए मेरे साथ। ये आपके कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए जो मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया उस पर मैंने 2 सवाल दिए हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। उसके बाद मैं सोल्व कर रहा हूं, उसके बाद आप देखिएगा इसके सॉल्यूशन। यहां पे है x रेज़ टू 10 माइनस 1024 यानी 2 के पावर पे मुझे लिखना है, क्योंकि 10 इंटू 2 है तो 2 है तो 2 के पावर कितना 10 आ जाएगा अपॉन कितना x एजिडिज है, x एजिडिज है और x माइनस नहीं x रेज़ टू 5 माइनस होगा। फिर सवाल में कुछ करेक्शन थे उसको आप लिख लीजिएगा, x रेज़ टू 5 माइनस 32 होनी चाहिए जनरली, तो x रेज़ टू 5 मैंने लिख दिया और इसको भी 2 रेज़ टू मैंने 5 लिख रहा हूं, 2 के पावर 5 पे उतना आएगा। लिमिटिंग वैल्यू जो भी है आप दे दीजिए यहां पे, लिमिटिंग वैल्यू कितना है 10 टू 2। अब इसको आगे जा रहा हूं मैं, तो x रेज़ टू 10 माइनस 2 रेज़ टू 10 एज इट इज फॉर्मूले पे लाने के लिए x माइनस 2 का रिक्वायरमेंट है, यहां पे कर दिया। जनरली डिवीजन है, जो भी डिनोमिनेटर वाला टर्म लिख रहा हूं और x माइनस 2 को बैलेंस करने के लिए फिर से मैंने डिवाइड कर लिया, यहां पे लिमिटिंग वैल्यू जो आएगा लिख लेंगे अपन। तो सीधा ऊपर वाला न्यूमरेटर इसके बन जाएगा, रिजल्ट सीधा दे देगा n इंटू कितना a 2 रेज़ टू n माइनस 1 यानी 9 अपॉन इसके वाले टर्म, ये तो आपको ऊपर वाला से इतना निकल गया, अब नीचे वाले से कितना आएगा बताइए मुझे, बोलिए ना। 5 एज इट इज, n एज इट इज 2 रेज़ टू n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 कितना 4। जो भी कैलकुलेशन आएगा कैंसिल करके उसका रिजल्ट लिखिए, जो आएगा आपके सामने आंसर है, इसका आंसर आपको वो जो भी आएगा ये कितना बन जाएगा 5 2 यानी 2 रेज़ टू 10 हो जाएगा अपॉन 2 रेज़ टू 4, ये भी कैंसिल होने के बाद रिजल्ट आपके सामने कितना 2 रेज़ टू 6 यानी 32 इंटू 2 यानी 64 इज द आंसर ऑफ दिस नंबर 1। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये 10 इंटू 2 है, 10 इंटू 2 है, तो कभी भी यदि आप यूज करना चाहोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन का प्रॉपर्टी यूज करना चाहोगे तो उसके लिए 10 इंटू 0 में आपको बदलना ही होगा, ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो इसको 10 इंटू 2 से 0 में कैसे बदलेंगे, वंस अगेन मैं इसमें लिख रहा हूं, सिंपल पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h मैंने कर रहा हूं, क्योंकि आपको 10 इंटू 0 में बदलना ही होगा, बाइनोमियल का एक्सपेंशन यूज करोगे, नहीं तो फिर से इसका बहुत लंबा प्रोसेस होगा, काम करना ध्यान रखिए। अब इसमें लगे तो आप चेक करके देख लीजिए ना, 2 यदि आप रख भी लेते हैं तो 2 प्लस 7 कितना 9 यानी 3 बन जाएगा, 2 यहां रख लीजिए, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0 बनने वाला ऊपर में, और नीचे कितना बनने वाला है 2 रख देंगे तो 2 प्लस 6 8 का क्यूब रूट कितना 2 बन जाएगा, अब माइनस कितना ए भी यहां पे रख लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, यानी फॉर्म 0 बाई 0 नो डाउट है, आप चेक कर लीजिए, मैंने कर लिया। तो अगर जब फॉर्म 0 बाई 0 है तो नो डाउट हमें इसको 10 इंटू 0 में बदलना है, तो x इज इक्वल टू मैंने इतना पुट कर लिया। अब आपको जब x टेंडिंग टू 2 है तो h टेंडिंग टू कितना निकल जाएगा 0 निकल जाएगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लिमिटिंग h टेंडिंग टू 0 लिख दिया मैंने, जहां x दिख रहा है वहां पे 2 प्लस h आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस h यदि करूं तो अंडर रूट ऑफ कितना बन जाएगा 9 प्लस h बन जाएगा पहला वाला टर्म, माइनस 3 एज इट इज 2 प्लस h मैंने लिख दिया, तो कितना आ जाएगा बोलिए ना 2 इंटू 2 प्लस h बन जाएगा माइनस 3, कैलकुलेशन करके मैं बाजू में लिख रहा हूं, यानी 4 प्लस 2h माइनस 3, यानी कहने का मतलब ये 1 प्लस 2h बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2h मैंने लिख दिया a वाले टर्म को। नीचे लिख रहा हूं क्यूब रूट एज इट इज है, दे दिया मैंने, x के जगह 2 प्लस h रख रहा हूं तो कितना 2 प्लस 6 यानी 8 बन जाएगा, 8 प्लस कितना h हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज क्यूब रूट एज इट इज 3 इंटू कितना है x के जगह 2 प्लस h, क्योंकि मैं रफली कैलकुलेशन कर रहा हूं बाजू में और उसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो लिख रहा हूं, 6 माइनस 5 यानी 1 बन जाएगा, गुड, और 3h बन जाएगा तो प्लस कितना 3h ऐसा बन गया। अब एक बात समझिए, मैंने कैलकुलेशन करके इतना लिख दिया ये वैल्यू को h के फॉर्मेट में। अब एक बात, बाइनोमियल का एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं, यदि आप उसके प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो नो डाउट ना कि a वाला टर्म 1 होना चाहिए आगे वाला टर्म, तो मैं पहले से 9 को कॉमन लूंगा, यहां से 9 कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर कितना निकल जाएगा
रूट से बाहर यानी कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि हमें बाइनोमियल पे लाने के लिए जितने भी है 9 8 जो दिख रहे हैं आपको, पहला टर्म 1 होनी चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं तो 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन जब लेंगे तो ये भी रूट में है यानी 3 बाहर निकलेगा, लिख दिया मैंने। उसके बाद अंडर रूट में कितना बचा 1 एज इट इज प्लस h अपॉन कितना हो जाएगा, ये भी बोलिए ना 9 बन जाएगा, क्योंकि 9 बाहर आया था ना रूट के वजह से वो 3 हुआ है, और रूट के जानते हैं अपन कि उसके पावर 1/2 होता है, मैंने दे रखा हूं 1/2 लिख दिया मैंने। अब वंस अगेन -3 एज इट इज, ये तो सिंपल है 1 + 2h है, पावर कितने हैं इसके 1/2 है, दे दिया मैंने। ए भी क्यूब रूट है, यहाँ पे 8 है तो मुझे 8 बाहर लेना होगा, क्यूब बाइनोमियल एक्सपेंशन पे उसको 1 बनाना है हमें, तो 8 को यदि आप बाहर ले रहे हो तो क्यूब रूट में 8 से बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, तो 2 बाहर ले लिया मैंने। बोलिए अब 1 + h अपॉन 8 हो जाएगा, क्यूब रूट 1/3 मैंने लिख दिया, बराबर है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां से तो आपने 8 कॉमन लिया, लेकिन यहां 2 क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि जब 8 कॉमन लेंगे तो उसके माथे पे 3 है, वो यानी 1/3 एक क्यूब रूट है, तो 8 का क्यूब रूट निकलेगा तो कितना 2 ही आएगा ना बाहर, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे। अब 8 आप कॉमन लिए थे तो जिसकी वजह से 8 से डिवाइड करना पड़ेगा दूसरे टर्म में, वो मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट वन में, तो -2 एज इट इज, यहाँ पे 1 तो खुद से है तो मैं जरूरत नहीं पड़ेगा, पावर 1/3 है तो भी मैंने दे दिया। इसके लिए है लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू कितना 0, जो कि मैंने इसके लिए लिख रखा हुआ है। अब एक बात समझिए कि जब मैं यहां पे यूज कर रहा हूं बाइनोमियल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, क्या बनेगा बोलते जाइए मुझे। पहला यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं, 1 + x के पावर n रहा तो 1 + nx होगा, वेयर x इज लेस देन 1 होनी चाहिए, मैंने कर दिया, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। तो पहला बोलिए 3 एज इट इज, 1 + h अपॉन 9 है, 1/2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 एज इट इज, 1 + 2h है, 1/2 भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वन कितना आएगा नीचे 2 एज इट इज, 1 + h अपॉन 8 है, 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 एज इट इज, 1 + 3h अपॉन कितना 3h इंटू 1/3 ऐसा बन जाएगा। अब इसको सोल्व करके मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू इसके लिए भी कितना था आपका h टेंडिंग टू 0। अब इसको सोल्व करके जो भी वैल्यू आपके सामने आएंगे उसको सोल्व करके आपको आंसर यहाँ पे लिख देना। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लीजिए, 2 कैंसिल हो गया, कुछ और हो रहे हैं नहीं, कुछ और यहाँ पे भी कैंसिल हो गए। तो अभी आप मुझे बताइए 3 मैं लिख रहा हूं इधर पे 3 प्लस कितना 3 टाइम्स ऑफ h अपॉन 18 ना, यानी h अपॉन 6 बचेगा, जो कि मैंने लिख दिया पहले को सोल्व करके। दूसरा लिख रहा हूं -3 दे दिया मैंने, और ये कितना होगा -h बन जाएगा। अपॉन नीचे कितना होगा आप बोलिए, -3 और माइनस कितना 3 बचा था ना, तो -3h बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में 3 छूट गया था अपना, ऐसा हो गया। फिर से यहाँ पे कितना 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 एज इट इज प्लस h एज इट इज, h अपॉन 24 होगा नीचे, अब 2 ऊपर में है तो h अपॉन 12 हो जाएगा। नेक्स्ट में कितना आएगा बोलो, नेक्स्ट में कितना -2, और नेक्स्ट में कितना -2 यदि कर रहा हूं तो माइनस कितना 2h बन जाएगा, ऐसा बन गया। 2 यहां कैंसिल, 3 यहां कैंसिल, यानी जब h कॉमन लेके भी आप कैंसिल कर सकते हो। h कॉमन लेके कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है वो इस तरह से रिजल्ट दिखेगा, 1/6 -3 अपॉन 1/12 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। इसको आप सोल्व करके जो आएगा आंसर लिखिए, जल्दी बताइए आंसर कितना आया। अब आप चेक करके मुझे बताइए कि आपका आंसर मैच कर रहा है, मैंने सोल्व कर रखा है। 34/23 इज द फाइनल आंसर ऑफ दैट, ये आपका आंसर है। इसमें आज के लिए बस इतना ही इस पार्ट में। अब आप नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।